बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं अपने ओहदे की लाज रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। ना सिर्फ ये कि अपने ओहदे की वो लाज नहीं रख सके, बल्कि ओवरऑल जो पूरी अदलिया है, अदलिया के लिए भी वो हज़ीमत का सामान इस वक्त बन रहे हैं। और जो बज़ाहिर उनकी सहूलतकारी है मौजूदा हुकूमत को बचाने के लिए, ये सब के सामने अब अया हो चुकी है। कोई इसमें अब राज की बात नहीं रही। इस हद तक चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मामलात में आगे बढ़ चुके हैं। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, आज उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं। हाई कोर्ट से ऑलरेडी 6 जजेस ने जो लेटर लिखा मुदाखलत के हवाले से, वो सब के सामने है। अदलिया में जो मुदाखलत हो रही है, इस पर जजेस के लेटर सामने आ चुके हैं। जस्टिस गुल जो हैं वो भी आज मेरे ख़्याल से उन्होंने भी ये कह दिया है कि एनफ़ इज़ एनफ़, और अपने दिल की भड़ास आज उन्होंने निकाली है बड़ी अदालत में। तफ़सीलात आपसे शेयर करनी है। और सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया है। बिल आखिर एक अहम स्टेप उठाया गया है सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट भी। इस पर भी कुछ तफ़सीलात आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ तफ़सीलात आप साथ में शेयर करता हूँ जी। 13 रुकनी फुल कोर्ट है जो कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो सुन रहा है, और इस केस को बरह रास्त दिखाया जा रहा है। इस केस में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रवैया है वो क्या रहता है, ये भी बरह रास्त देखा जा सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील दलाइल दे रहे थे, और जब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे तब वो दलाइल दे रहे थे, तब चीफ साहब का क्या रवैया था। इलेक्शन कमीशन के वकील को तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके दलाइल सुनते भी हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के जब दलाइल होते हैं तो बार बार जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं। और जब दीगर जजेस सवालात पूछते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील से, या जो है वो अटॉर्नी जनरल वगैरह से, तो बार बार चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इंटरफेयर कर देते हैं और रेस्क्यू करने की जो कोशिश है वो करते हैं। जो लास्ट समात हुई थी, इस समात के बाद जो कवरेज की गई है डॉन न्यूज़ की जानिब से, और बड़ी ज़बरदस्त हेडलाइन उनकी जानिब से लगाई गई है। सिर्फ हेडलाइन आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वो लिखते हैं जी कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान कम्स टू ECP's रेस्क्यू और रिज़र्व सीट्स, यानी कि रिज़र्व सीट्स के मामले पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, यानी कि जो पूरा बेंच है वो दलाइल सुन रहा होता है, वो सवालात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा सवाल सामने आता है जिससे ये महसूस हो या ये लगे कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो फंस गए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब फ़ौरन उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और बीच में अपना जो हिस्सा है वो डालते हैं और समात का जो रुख है वो ज़रा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसीडिंग में मेरी भी ऑब्जर्वेशंस थी, वो मैं आपके साथ शेयर भी पूरी डिटेल में कर चुका हूँ प्रोसीडिंग। लेकिन डॉन न्यूज़ की जानिब से ये हेडलाइन लगाना, चलें हम तो अपने वीलॉग के ज़रिए अपना तज्ज़िया या ऑब्जर्वेशंस तो पेश कर देते हैं, लेकिन डॉन न्यूज़, डॉन अखबार जो कि एक क्रेडिबल अखबार है, और इस अखबार को क्रेडिबल इसलिए भी ज़्यादा समझा जाता है क्योंकि इंटरनेशनली इस अखबार को पढ़ा जाता है, और इस अखबार में जो भी ख़बर पब्लिश होती है, जो भी ख़बर छपती है, तो वो ख़बर ऐसे ही नहीं होती, इसका एक इम्पैक्ट होता है, ये अखबार एक इम्पैक्ट रखती है। तो इस अखबार की जानिब से ये हेडलाइन, यानी कि जो सुर्खी है वो उन्होंने लगाई, इस केस को रिपोर्ट उन्होंने किया, और रिपोर्ट करते हुए जो सुर्खी लगाई है वो उन्होंने सेम यही सुर्खी लगाई कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। भाई आखिर क्यों चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन, हालांकि ये ओपनली चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में ये बात रिमार्क्स में बार बार सामने आई, आलमोस्ट तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की। अगर गलत तशरीह करके उन्होंने मखसूस नशिस्तें इधर उधर कर दी हैं, PTI को हिस्सा नहीं लेने दिया गया इलेक्शन में बतौर जमात, तो फिर उसके बाद उसका इस तरह से तो नहीं होगा कि जो कुछ हो गया PTI के साथ ज़्यादती तो बस ठीक है, वो मामला ख़त्म है।
भाई अगर आपने एक जमात के साथ ज़्यादती की है और इसकी वजह से उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उन चीज़ों को रिवर्स होना है, मखसूस नशिस्तें मिलनी है। लेकिन काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को दें। वो ये चाहते हैं कि बज़ाहिर मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है, और इससे फिर जो है वो जहन आपका उसी तरफ जाता है कि मखसूस नशिस्तें अगर चुनतखब हुकूमत को मिलेंगी तो इसका फ़ायदा चीफ साहब को भी होगा, क्योंकि उनको एक्सटेंशन फिर मिल जाएगी, 2/3 अक्सरियत के बाद वो आईनी तरमीम कर देंगे। तो जो है वो चीफ साहब की जानिब से ये इस वक्त जो रोल है वो प्ले किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के ओहदे की इस वक्त लाज रखने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। जो उनका इस वक्त रवैया है, इवन कि अपनी अदलिया के साथ जो रवैया है, अदलिया के लिए वो हजीमत का बायस बन रहे हैं। जजेस उनको लेटर लिख रहे हैं मुदाखलत के हवाले से, लेकिन उनकी जानिब से कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। वो ये कहते हैं जी कि कोई मुदाखलत ही नहीं हो रही मेरे टाइम पर और सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो ये जी इस वक्त उनका एक रोल है, और इस रोल को डॉन न्यूज़ की जानिब से भी डिफ़ाइन किया गया है। फिर इसी तरह से जी एक और दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शुएब शाहीन साहब हैं, वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब तासुब ज़दा शख्स हैं। साबका जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने फ़ैसला दिया था कि वो आइंदा कभी PTI के केस मत सुने। ये जी फरमा रहे हैं शुएब शाहीन साहब। उन्होंने RO लगवाए जिन्होंने हमें 3 MPO में अंदर किया, बल्ले का निशान छीना, और अब मखसूस नशिस्तों के केस में भी PTI की मुखालफत कर रहे हैं। और ये चीज़ नज़र भी आ रही है। शुएब शाहीन साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, उन्होंने उनको पाबंदी लगा दी थी जी कि ये PTI के केस या इमरान खान साहब के केसेस ना सुने। पाबंदी क्यों लगाई थी? उसकी रीज़न यही थी जी कि तासुब है, या जो है वो PTI के हवाले से बतौर जज जिस तरह का रवैया है एक जमात के हवाले से, बतौर जज इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने फ़ैसले करने होते हैं और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने होते हैं आईन व कानून के मुताबिक। लेकिन अगर आपकी कुछ ज़ाती कुछ रंजिश है, प्रॉब्लम है, और आप वो अपने फ़ैसलों में निकालें, और वो चीज़ें हो रही थी, तो इसी वजह से चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये जो पाबंदी थी वो उन पर लगाई। लेकिन अब चूँकि ये ख़ुद चीफ जस्टिस हैं तो ख़ुद ये फिर अब फ़ैसले इनके हाथ में हैं। दूसरी तरफ जी रऊफ़ हसन साहब ये फरमाते हैं कि जब मुनसिफ ख़ुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो इंसाफ मांगने वाले कहाँ जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत का खुलासा ये है कि यहाँ मुनसिफ ख़ुद आइन की तज़लील करने पर तुला हुआ है। तो रऊफ़ हसन साहब ने तो बिल्कुल ओपनली बोल दिया जी कि चीफ़ जस्टिस जो हैं यहाँ मुनसफ़ से मुराद चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ही हैं। तो वो इस वक्त इंसाफ के कत्ल करने पर उतरे हुए हैं और इंसाफ की तज़लील करने और आइन की तज़लील करने के ऊपर उतरे हुए हैं। अगर वो ख़ुद ही इस चीज़ पर उतरे हुए हैं तो फिर आइन व कानून किसने बचाना है जी। शुएब शाहीन सहबाई साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया है, और इसी समात के हवाले से उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी दुनिया, यहाँ तक कि काजी फ़ाइज़ की अदालत ने भी ऐलान कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन नाअहल है और बड़ी गलतियाँ की हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के लोग ना जाने किस मुर्दा, बदबूदार और सड़ी हुई मिट्टी के बने हुए हैं। ज़रा सी हरकत और एक बूंद शर्मिंदगी का पसीना नहीं आया, क्योंकि इन्हें यकीन है कि काजी साहब और इनके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी कमर पकड़े खड़े हैं। सब मिलकर मुल्क की कब्र खोद रहे हैं और इसमें ख़ुद सबसे पहले गिरेंगे। तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त जो कब्र खोद रहे हैं इसमें ये ख़ुद ही गिरेंगे, क्योंकि दीगर अदलिया की जानिब से इस मामले के ऊपर इंटरनली स्टैंड ले लिया गया है कि एक्सटेंशन नहीं होगी चीफ़ जस्टिस की। ये कोई तरीका नहीं है, जो एक अदलिया का सिस्टम है उसके मुताबिक ही अदलिया चलेगी। लेकिन उसके बावजूद जब तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस हैं तो उनके पास इख्तियारात हैं, वो उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसकी एक जो बड़ी एग्जांपल है जी, पीछे जो लाहौर हाई कोर्ट में पहली मरतबा उन्होंने एग्जांपल ट्रेंड सेट कर दी कि तीसरे नंबर की जज को उन्होंने चीफ़ जस्टिस बना दिया, और जो चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। और सिर्फ इस वजह से हुकूमत उन्हें लाना चाहती थी कि वो जी हुकूमत को खटक नहीं रहे थे, एक आँख नहीं उनको भाते थे, और वो सुप्रीम कोर्ट अब आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ौजी अदालतों की और इसके अलावा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 2 केसेस हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में जो बेंच बनाया गया है इसमें जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं उनको शामिल ही नहीं किया गया। यानी कि उनको साफ अब ये वाज़ेह हो गया है कि उनको खुड्डे लाइन लगाना था या उनको किनारे करना था जी कि इनको किसी कोने में घुसा दिया जाए, तो इस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो बहरहाल जी ये चीफ़ जस्टिस साहब इस वक्त कर रहे हैं, और ऊपर से जी ये केस
में कुछ इनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। ये बेसिकली जी NA 154 लोथरा में दोबारा गिनती का केस था। इस केस में जी इन्होंने रिमार्क्स क्या दिए हैं ये ज़रा आपके सामने रखता हूँ जी। इन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि हर केस को घंटों सुनना शुरू कर दें तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में पहाड़ जितना इजाफा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। अच्छा, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिमार्क्स थे। अब इन रिमार्क्स को थोड़ा सा मैं कंपेयर करूँगा। एक तो देखें जी, मखसूस नशिस्तों का मामला है, फुल कोर्ट बैठता है, यानी कि जो 13 जजेज़ हैं वो सुबह बैठते हैं और दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट चलती रहती है और ये फुल कोर्ट बैठा रहता है। यानी कि जजेस कोई दीगर केस सुन ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं। और कुछ 6-7 समातें हो गई हैं इस केस की जो कि जजेस की जानिब से की जा रही हैं, और अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। अगले हफ्ते ये केस गया है और मेरे ख़्याल से अगर जजेस इस केस में उनका जहन यही रहा कि मखसूस नशिस्तें तो चुनतख़ब हुकूमत को नहीं मिल सकती, तो शायद मज़ीद भी ये केस डिले होता रहे। तो ये तो हालत है कि चीफ साहब ना सिर्फ अपने माजी के कहे के ऊपर यू टर्न ले रहे हैं, बल्कि जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम उनके अंडर ही चल रहा है इसमें वो रिमार्क्स कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने ऊपर चीज़ें आती हैं, तो तब उनको ये शायद याद नहीं रहता कि ये केस भी तो घंटों चल रहा है। अगर दीगर जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए जी कि पहाड़ जितने जो केसेस हैं वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो पहाड़ जितने केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में जो केसेस पेंडिंग है, पेंडेंसी रेट है सुप्रीम कोर्ट का, वो 57,000 के करीब है, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उनके फ़ैसले होने हैं, और ये रिकॉर्ड इजाफा है। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये फिगर सामने नहीं आया कि इतना पेंडेंसी रेट हो। तो ये सब आपके टाइम पर है, लेकिन आप एक तरफ ये फरमाते हैं कि घंटों नहीं सुन सकते केसेस को, और दूसरी तरफ फुल कोर्ट लगाकर और सारा दिन उसी के ऊपर ही वेस्ट कर दिया जाता है या केस को सुना जाता है। वेस्ट इस सेंस में कह रहा हूँ कि फिर उसको क्यों घंटों सुना जा रहा है, दीगर केसेस को क्यों नहीं सुना जाता। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कुछ यू टर्न्स हैं। माफ़ कीजिएगा। राउफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि मामलात लटके रहें। अच्छा, राउफ़ हसन साहब तो बिल्कुल ओपनली गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। मामलात लटके रहें, कौन से मामलात लटके रहें? ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उनके पास कौन से ऐसे मामलात लेकर गई है कि जो लटके रहें। आप इंतखाबात से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्तें देख लें, उनकी इस्तदाएँ देख लें और चीफ साहब का एक्शन देख लें। किसी एक मामले के ऊपर भी अगर चीफ साहब ने कोई एक्शन लिया हो, लेकिन मेरे ख़्याल से कि बिल्कुल ही आँखों के ऊपर जो पट्टी है वो बांधी गई है। तो ये चीफ साहब के हवाले से राउफ़ हसन साहब फरमाते हैं जी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से बताता चलूँ जी कि आज लापता अफराद के केस की समाअत थी। ये अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करते हुए आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आज फट पड़े हैं, उन्हें सुना दी हैं, और इनके रिमार्क से ऐसा ही लगता है कि ये भी अब तंग आ गए हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस अदालती सिस्टम के साथ। ये कहते हैं आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लोग लापता हो रहे हैं, डॉलर 280 से नीचे क्यों आएगा? जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो कौन पाकिस्तान आएगा? क्या लापता अफराद कमीशन कोई ऐसा भी आएगा जो पाकिस्तान को बदनामी से बचाएगा? यानी कि अभी तक ये जो लापता अफराद का मामला, अभी तक इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी ही हो रही है, और अगर यही सूरत हाल रही तो डॉलर नहीं नीचे आने वाला 280 से, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में आएगा। तो एक किस्म का होता है ना कि जब इंसान कोशिश कर करके थक जाता है तो फिर वो कहता है कि ये क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं, आपको क्या एहसास नहीं है, खुदा के लिए ये चीज़ें ना करें। तो आज इस तरह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो रिमार्क्स थे, इनसे ये एक जो तासुर था वो मिला कि वो भी अब बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और जिस तरह से हुकूमत का रवैया है, आप देखें कि बार बार गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। सनम जावेद को देख लें, दर्जनों बार गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको अदालतों में ही पेश किया जा रहा है, और अदालतें फिर से कभी रिमांड पे भेज देती हैं, फिर उन्हें ज़मानतें दे देती हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछती कि आखिर बार बार उनको क्यों गिरफ़्तार करें। जो भी मुकदमे हैं सारे सामने लेकर आएँ, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनको देखा जाए, और उसके बाद उनके ऊपर जो फ़ैसले हैं वो किए जाएँ। आखिर में जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से बताऊँ तो बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जी ये बड़ा मुतालबा कर दिया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई जो अरकान हैं ये मुस्ताफ़ी हों। ये PTI ने मुतालबा किया है,
और उमर अयूब साहब जो हैं उनकी तरफ से ये जो मुतालबा है वो सामने आया है। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप बाहिर है, जिनके हाथों में भाग दौड़ है, इनसे मेरे ख़्याल से जो कुछ उम्मीदें थीं ये उनके ऊपर कुछ पूरा उतरे नहीं, और उम्मीदों पर इन्होंने क्या उतरना, उल्टा पीटीआई में इस वक्त ग्रुपिंग चल रही है और इमरान खान साहब को जेल में बैठकर इन चीज़ों को भी देखना पड़ रहा है। बहरहाल पीटीआई के लिए अच्छी एक बात यह है कि पीटीआई इमरान खान का नाम है, बाकी सब जो कुछ मर्ज़ी करते रहे, खान है तो पीटीआई है, पीटीआई और खान ये दोनों एक दूसरे से ही हैं। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।